नमस्कार, मैं विनोद कुमार आईबीएन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आपकी ऑनलाइन कक्षाएं बाधित हो रही हैं। वो कक्षाएं बाधित ना हो उसके लिए आईबीएन एजुकेशन ग्रुप ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है और उसी की एक कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है जल संसाधन। उससे पहले कि हम जल संसाधन शुरू करें, नजर डालते हैं सिलेबस पर। आपके 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान की बुक दी हुई है, उसमें कुल 20 चैप्टर हैं। उन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला इतिहास, उसके बाद में दूसरा जो भाग है इसका वो है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान इसका जो तीसरा भाग है वो है भूगोल। भूगोल इसका जो चौथा भाग है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक इतिहास से संबंधित हैं। 5 से लेकर के 7 तक राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। 8 से लेकर के 13 तक भूगोल से संबंधित हैं और 14 से लेकर के 18 तक अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इनके अलावा 2-2 नंबर के 2 चैप्टर और दिए हुए हैं। एक है सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा, और एक है ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा, ठोस कचरा प्रबंधन। तो 2-2 अंक के ये चैप्टर हैं, ठोस कचरा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा। मुख्य रूप से आज हम भूगोल विषय में 8 का चैप्टर, मतलब पूरी किताब में 8 का चैप्टर और भूगोल में पहला चैप्टर है जल संसाधन, उसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप जान लें कि भूगोल में कुल 6 पाठ दिए हुए हैं। ये जो 6 चैप्टर दिए हुए हैं, प्रत्येक चैप्टर में से 3 अंक का प्रश्न आने हैं। तो ये जो जल संसाधन है ये भी अधिकतम 3 अंक का है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से 3 अंक के क्वेश्चन आने हैं। ये भूगोल का पहला और संपूर्ण बुक का 8वां चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? संपूर्ण पृथ्वी के जल संसाधन संपूर्ण पृथ्वी के धरातल के 71.2% भाग पर जल व 28.8% भाग पर स्थल है। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल के 72.2% भाग पर, 71.2% भाग पर जल और 28.2% भाग पर स्थल पाया जाता है। इस चैप्टर में हम जल संसाधन पढ़ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका लगभग 71% भाग ऐसा है जो जल से ढका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज मानव के उपभोग के लिए जो जल है वो कम है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जलीय स्रोत हैं। ये जो 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसका 97% जल महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल के 71.2% भाग पर जो जल पाया जाता है उसके 97% भाग है, उस पर महासागर फैले हुए हैं। खारे पानी के रूप में वो जल है, इसलिए मानव के उपभोग हेतु नहीं है।
केवल 3% जल ऐसा है, 3% जल मानव उपभोग हेतु है। हम ये कह सकते हैं कि 71% भाग पर जो जल पाया जाता है उसका 97% भाग खारे पानी के रूप में, और जो शेष 3% जल है वो मानव के उपभोग में आता है, या मीठा पानी है ये कह सकते हैं। अब इस 3% जल में से भी लगभग 69% जल ऐसा है जो हिम के रूप में जमा हुआ है, हिम के रूप में जमा हुआ है, और 30% जल भूमिगत है। भूमिगत मुख्य रूप से जमीन के अंदर पाया जाता है। शेष 1% जो जल है, शेष 1% जल से मानव अपनी आर्थिक क्रिया या घरेलू कार्य या घरेलू कार्य करता है। तो जल संसाधन में याद रखने वाली बात यह है कि संपूर्ण पृथ्वी के धरातल के 71.2% भाग पर जल और 28.8% भाग पर स्थल है। जो जल पाया जाता है 71.2%, उसका भी 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में, और 3% जल मीठा पानी के रूप में पाया जाता है। जो 3% जल मीठे पानी के रूप में पाया जाता है उसका 69% भाग बर्फ के रूप में, 30% भूमिगत मतलब जमीन के आंतरिक भाग में पाया जाता है, और शेष जो 1% जल बचा है उससे मानव अपनी आर्थिक क्रिया करता है या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब ये जो जल है 71% भाग पर जल पाए जाने के बावजूद भी उसका बहुत ही कम अंश मानव के उपभोग में आता है। इसलिए आज देश में जल की विकट समस्या है, साथ ही साथ देश में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए भी जल कम पड़ रहा है। मुख्य रूप से ये जो जल कम हो रहा है इसकी समस्या से निपटने के लिए देश की सरकार ने जल प्रबंधन की व्यवस्था की है। तो अगला पॉइंट आता है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन कहलाती है। जल की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन कहलाती है। एक छोटा प्रश्न बनता है यहां, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जल की उचित व्यवस्था करना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन कहलाता है। मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए देश की सरकार ने 2 प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं। जल प्रबंधन मतलब जल की उचित व्यवस्था करने के लिए देश की सरकार ने 2 प्रकार की बहुउद्देश्य परियोजनाएं शुरू की हैं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, आप इनके प्रकार पढ़ो कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है। उससे पहले जान लो कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या है। जल की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन कहलाती है और देश की सरकार ने जल प्रबंधन के लिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं प्रारंभ की है। अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभ की गई योजना अनेक उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई योजना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। बहु मानी अनेक, अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभ की गई योजना बहुउद्देश्य परियोजना है। जैसे एक उदाहरण है इसका, जैसे बांध का निर्माण। बांध एक बहुउद्देश्य परियोजना है। बांध किसे कहते हैं? बहते जल को रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा बांध है। बहते जल को रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा बांध है। अब बांध देखो बहुउद्देश्य परियोजना कैसे है।
ये आपने बांध बना दिया, ये बांध है। बांध क्या होता है? बहते पानी को, देखो बह रहा है पानी, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया? बांध बना दिया, बांध बना दिया। अब यह जल रुकेगा। ये जो जल रुकेगा, क्या इस जल से एक ही काम होगा? इस जल को मानव अनेक प्रयोजन के लिए काम में लेता है, जैसे पेयजल, पेयजल घरेलू कार्य, घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, औद्योगिक कार्य, नौचालन, नौचालन का मतलब नाव चलाने से है। यहां देखो, बांध हमने बनाया जल रोकने के लिए, जल रुका, उसके अनेक तरीके से प्रयोग हो रहा है, इसलिए बांध को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है, या ये कह सकते हैं बहुउद्देश्य परियोजना का एक उदाहरण है। ऐसी योजना जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो, बहुउद्देश्य परियोजना है। देश की सरकार ने जल प्रबंधन के लिए भारत में अनेक बहुउद्देश्य परियोजनाएं प्रारंभ की है। इसीलिए इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। प्रश्न बनता है, यहां भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होने के कारण बांधों को, या ये कह सकते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं को, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देश्य परियोजनाओं को कौन कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर किसे व क्यों कहते थे? तो अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुउद्देश्य परियोजनाओं या बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। मुख्य रूप से उसके बाद में देखो, बहुउद्देश्य परियोजनाएं दो प्रकार की हैं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं दो प्रकार की हैं। मुख्य रूप से बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर अनेक उद्देश्य की पूर्ति होने के कारण कहा जाता था। ये इसका कारण है कि अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देश्य परियोजनाओं या बांधों को कहा करते थे। अब देखो, ये जल प्रबंधन का ही एक भाग है, जल प्रबंधन का ही एक भाग है। जल प्रबंधन पढ़ रहे थे, जल प्रबंधन की, जल की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन है, और बहुउद्देश्य जल प्रबंधन के लिए शुरू की गई बांध इसका एक उदाहरण है। तो मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए देश की सरकार ने बहुउद्देश्य परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। ये दो प्रकार की हैं। एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित, और दूसरी राज्य सरकार द्वारा
सरकार द्वारा संचालित। तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं दो प्रकार की हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित और एक राज्य सरकार द्वारा संचालित। वे परियोजनाएं, वे बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं, द्वारा संचालित परियोजनाएं, योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना कहलाती हैं। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। और राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कौन सी हैं? वे परियोजनाएं जिनका संचालन राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। वे परियोजनाएं जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कहलाती हैं। जैसे चंबल परियोजना, चंबल परियोजना राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कहलाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन परीक्षा में कैसे निकल सकता है कि कोई दो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम लिखिए या कोई दो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो मुख्य रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना भी इसी का उदाहरण है, उसी प्रकार चंबल परियोजना है, माही परियोजना है। ये मुख्य रूप से इसके प्रमुख उदाहरणों में से कुछ है। मुख्य रूप से देखो, अब हमने इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले जल संसाधन धरातल के 71.2% भाग पर जल पाया जाता है, वह 28.8% भाग पर स्थल पाया जाता है। 97% जो जल है इस 71% का वो महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है और 3% जल है वो मीठे पानी के रूप में पाया जाता है। ये जो 3% जल मीठे पानी के रूप में पाया जाता है, इसका 69% जल हिम के रूप में, 30% भूमिगत, और जो 1% जल बचा है वो उसके द्वारा मानव अपनी आर्थिक क्रिया और घरेलू उपभोग के काम में लेता है। मुख्य रूप से ये जो जल कम है, लगातार जल की समस्या आ रही है, उसके लिए देश की सरकार ने जल प्रबंधन की व्यवस्था की है। जल की उचित व्यवस्था करना जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन के लिए सरकार ने बहुउद्देश्य परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ की गई योजनाएं बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती हैं। जैसे बांध का निर्माण, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता था? एक तो ये प्रश्न बन सकता है, दूसरा ये बनेगा कौन कहते थे। उसके बाद में ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के ऊपर हमने पढ़ा है यहां जल प्रबंधन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की योजनाएं हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित और दूसरी राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अब होमवर्क के रूप में कुछ दो प्रश्न लिखे जा रहे हैं यहां पर, वो आप इनमें से करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही बना, बड़े का मतलब परीक्षा की दृष्टि से, कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन व क्यों कहा करते थे? दूसरा है, कोई दो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। आपने पढ़ा जल संसाधन, इसके बाद में अगला टॉपिक आता है
भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी है? कौन सी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और कौन सी राज्य सरकार द्वारा संचालित है? इनकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।